हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जिसान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ स्थानीय शासन और ये आपका चैप्टर 16 होने वाला है। स्थानीय शासन बच्चों किसे कहते हैं? गांव व जिला के स्तर के शासन को हम स्थानीय शासन कहते हैं। यानी जो गांव और जिले के स्तर का शासन होता है उसे हम स्थानीय शासन कहते हैं। तो स्थानीय शासन को बच्चों दो भागों में बांट रखा है हमने। एक का नाम है शहरी स्थानीय शासन और दूसरे का नाम है ग्रामीण स्थानीय शासन। शहर में हम शहर के बारे में पढ़ेंगे और 74वां संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। ग्रामीण में हम बच्चों 73वें संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। और इनसे रिलेटेड बच्चों अधिनियम 1991 में आया था, लागू 1992 में हुआ। अधिनियम संसद में 1992 में पेश हुआ था और लागू 1993 यानी 1993 में हुआ था। आपने दैनिक जीवन में बच्चों आधारभूत जो सुविधाएं हैं, जैसे आपके क्षेत्र में जल की आपूर्ति कौन करता है, यानी पानी की सुविधा है ना, पानी निकासी, कूड़े से निपटारा कौन करता है, जन स्वास्थ्य हो गया, सफाई की आवश्यकता हो गई। आपने ऐसी गतिविधियां देखा होगा जैसे गली की लाइट्स को लगाने का हो गया या उनको ठीक करने का हो गया, सड़क निर्माण हो गया या उनकी मरम्मत करना हो गया, गाँव के तालाब को नवीकरण करना, ये सारे काम कौन करता है? तो ये सभी काम बच्चों आपके स्थानीय शासन के अंतर्गत आते हैं। इस पाठ में आप विभिन्न स्तर के स्थानीय शासन के बारे में पढ़ेंगे। भैया घर में यार, इस पाठ के उद्देश्य बच्चों कि यह अनुभव कर सकेंगे कि स्थानीय शासन की ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संविधान का 73वां संशोधन और 74वें संशोधन की विशेषताएं जानेंगे। ग्रामीण और शहरी संगठन के कार्य का वर्णन कर सकेंगे और स्थानीय निकाय और उसके वित्तीय संसाधन यानी पैसे कहाँ से जुटाती है उसके बारे में जानेंगे। स्थानीय शासन के क्या काम हैं और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज सरकारों का मूल्यांकन कर सकेंगे। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो इसमें हम सबसे पहले शहरी स्थानीय निकाय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले शहर उसे कहते हैं बच्चों जहाँ पे कम से कम 5000 जनसंख्या रहती हो और 75% लोग खेती के अलावा दूसरे काम करते हैं, उसे हम शहर कहते हैं। शहरी स्थानीय निकाय को बच्चों हमने 3 भागों में बांट रखा है, यानी त्रिस्तरीय ढांचा उसका हमने कर रखा है। पहले को हम बोलते हैं बच्चों नगर पंचायत। पहला हमारा है नगर पंचायत, दूसरा होता है बच्चों नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद ये दूसरा लेवल होता है और तीसरा होता है बच्चों यही नगर पालिका, लेकिन यहाँ पे निगम लग जाता है। तो अगर पूछे शहरी स्थानीय व्यवस्था कैसी है बच्चों, त्रिस्तरीय बनावट की है। 3 स्तरीय में कौन कौन से? पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर पालिका निगम। हमारे कस्बों और शहरों में बच्चों स्थानीय शासन की संस्थाएं होती हैं जो नगर पालिका नगर निगम भी उन्हें कहते हैं। एक शहरी क्षेत्र में बच्चों ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र होता है और वहाँ पे नगर पालिका भी होती है। नागरिक सुविधाएं जैसे जल की आपूर्ति हो गया बच्चों, पानी की निकासी, कूड़े का निपटान, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, सड़क का निर्माण, ये सभी महत्वपूर्ण काम बच्चों ये शहरी स्थानीय निकाय के लोग करते हैं। अब हम जानेंगे बच्चों 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किए गए जो सुधार हुए थे। सबसे पहले बच्चों 74वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची बच्चों संविधान में जोड़ी गई थी और इस 12वीं अनुसूची में बच्चों कुल 18 विषय आते हैं। 74वें संविधान संशोधन के बच्चों प्रमुख प्रावधान में सबसे पहले त्रिस्तरीय बनावट किया गया था और 3 स्तर बनावट मैंने बताया बच्चों नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर पालिका नगर निगम होता है। त्रिस्तरीय बनावट के साथ साथ ही बच्चों राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था भी की गई है, यानी इन पंचायती राज व्यवस्थाओं का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा और इसका चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराएगा। साथ ही साथ में बच्चों राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया गया ताकि इनको काम करने के लिए पैसे की व्यवस्था हो। चौथा आता है बच्चों इनका कार्यकाल बच्चों फिक्स होता है, यानी 5 साल का होता है। यदि 5 साल से पहले बच्चों इनको भंग भी कर दिया जाता है तो हर 6 माह के अंदर क्या होता है? चुनाव होता है। तो ये महत्वपूर्ण बच्चों 4 बातें जो थी आपको मैंने बताया। साथ ही साथ में 5वीं बात लिख देना कि स्थानीय शासन में आरक्षण की व्यवस्था भी होती है बच्चों, और 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए होता है। साथ ही साथ में SC और ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जा सकता है। तो अब हम देखते हैं बच्चों 74वें संविधान संशोधन में क्या क्या सुधार किए गए हैं। तो समय समय पर केंद्रीय सरकार के द्वारा शहरी निकाय में सुधार लाने के लिए कई सारे संशोधन पेश किया गया है।
उसमें से 74वां संविधान संशोधन है जो कि 1993 आएगा बच्चों को लागू किया गया था। इस एक्ट के मुख्य प्रावधान को बच्चों दो भागों में बांटा है, एक तो अनिवार्य है, एक ऐच्छिक है। अनिवार्य का मतलब जिनको करना जरूरी था और ऐच्छिक का मतलब जो जरूरी नहीं थे। अनिवार्य के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे छोटे और बड़े बड़े शहरों के लिए हमने त्रिस्तरीय बनावट किया, यानी 3 स्तर की बनावट अनिवार्य है। और मैंने बता दिया नगर पंचायत है बच्चों, नगर पालिका परिषद और नगर पालिका निगम। शहरी स्थानीय निकाय में बच्चों SC और ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की गई। साथ ही साथ में महिलाओं को 1/3 सीटें क्या किया गया, आरक्षित किया गया। 73वें संशोधन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव कराने के लिए एक राज्य चुनाव आयोग का भी क्या किया गया है, गठन किया गया है। राज्य चुनाव आयोग का काम क्या है, राज्य में जो स्थानीय शासन है उसका चुनाव कराना। साथ ही साथ में एक वित्त आयोग का भी गठन करा गया है, राष्ट्रपति हर 5 साल के लिए करता है, ये भी ध्यान रखना। पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय मामलों के देखने के लिए वित्त आयोग भी बनाया गया है। उसके बाद शहरी स्थानीय स्वशासी निकायों का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन यदि 5 साल से पहले भंग हो जाए तो हर 6 माह के अंदर चुनाव कराना जरूरी होता है। कुछ बच्चों इसके ऐच्छिक कार्य, अभी हमने देखा बच्चों जो अनिवार्य कार्य थे वो, अब अगला आता है बच्चों आपका ऐच्छिक कार्य। ऐच्छिक कार्य का अर्थ होता है कि चाहे तो ये लोग करें चाहे ना करें। इसमें संघ और राज्य की विधायिका के सदस्यों को मताधिकार देना, पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण व्यवस्था देना, कर शुल्क और सीमा शुल्क, फीस इत्यादि के संबंध में वित्तीय शक्तियां प्रदान करना, अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण देना, ये सब इसके ऐच्छिक कार्यों में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, आपको अनिवार्य जो कार्य हैं वो आपको अच्छे से करने हैं। अभी तक बच्चों ये राज्य सूची का विषय था। 73वां और 74वां संविधान संशोधन ने स्थानीय स्वशासन में राज्यों को एक ढांचा प्रदान किया है। इसी तरह बच्चों हर 5 साल में नियमित अंतराल में स्थानीय शासन का चुनाव होता है बच्चों। चुनाव प्रत्यक्ष होता है। साथ ही साथ में वित्त को नियमित करने के लिए वित्त आयोग भी बनाया गया है। नगर निगम नगर पालिका में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए भी सीटें आरक्षित है और 1/3 सीटें बच्चों महिलाओं के लिए भी आरक्षित है। अगला इसके संगठन के बारे में पूछेगा तो आप जानते हैं कि छोटे छोटे क्षेत्रों को बच्चों शहरों में वार्ड में डिवाइड कर देते हैं और हर एक क्षेत्र से एक वार्ड पंच चुना जाता है। नगर पालिका क्षेत्र में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना जाता है। वार्ड कमेटी के अध्यक्षों के प्रतिनिधि का प्रावधान भी कर सकते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए अध्यक्ष पद के लिए भी बच्चों आरक्षण होता है। इसमें बच्चों और भी कुछ प्रावधान कर रखे हैं, वो आप देख लेना एक बार। आइए अगला महत्वपूर्ण है बच्चों शहरी स्थानीय निकाय के क्या क्या काम है। तो किसी भी निगम या नगर निगम के संगठन के 2 भाग होते हैं, एक होता है विचारक का भाग, एक होता है कार्यकारी भाग, यानी जो काम करते हैं। निगम परिषद और नगर पालिका बोर्ड या परिषद जिसमें लोगों द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं यानी जिनका चुनाव हम करते हैं, वे विचारक अर्थात विचार विमर्श करने वाला भाग होता है। ये किसी भी विधायिका की तरह काम करते हैं, यानी नीतियों को बनाने का काम करते हैं, जैसे बजट पारित करते हैं, टैक्स लगाने का काम करते हैं, सेवाओं की दरें निश्चित करते हैं, ये सारे काम ये करते हैं। इसके साथ ही साथ में बच्चों यदि जल आपूर्ति ठीक ढंग से नहीं की जा रही है, यदि कोई संक्रामक रोग फैल रहा है तो ये विचारक भाग अर्थात उस क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि प्रशासन की भूमिका की आलोचना करते हैं और सुधार करने के उपाय भी बताते हैं। तो इसके काम को 2 भागों में, एक विचारक एक कार्यकारी भाग है। विचारक नीतियों को बनाते हैं, कार्यकारी क्या करते हैं, उनको लागू कराने का काम करते हैं। निगम में निगमिक कार्यकारी अध्यक्ष होता है और अन्य सभी विभागीय अधिकारी जैसे अभियंता, वित्तीय अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी इत्यादि इसके नियंत्रक और निरीक्षण में कार्य करते हैं। और ये प्रायः बच्चों बड़े शहरों में IAS अधिकारी होते हैं। नगर पालिका के कार्यों को प्रायः अनिवार्य और ऐच्छिक कार्यों में वर्गीकृत किया जा रहा है। अनिवार्य कार्य वो होते हैं बच्चों जिनमें नगर पालिकाओं को अवश्य करना चाहिए, जैसे जल की आपूर्ति कराना, गली में प्रकाश करना, पानी निकासी, सीवर, कूड़ा साफ करना, है ना, उसका निपटान करना। तो ये सारे काम क्या हैं, अनिवार्य कार्य। जबकि अनिवार्य कार्यों में टीकाकरण, प्रसूति, बाल कल्याण केंद्र सहित अस्पताल, दवाखाना, देखभाल, खाद्य पदार्थ में मिलावट की जांच करना, गंदी बस्तियों को हटाना, इम्तियाज जैसे गंदे लोगों को हटाना, है ना, शमशान घाट, कब्रिस्तान की देखभाल करना, ये सभी करने का काम क्या होता है, स्थानीय शासन का होता है। कुछ ऐच्छिक कार्य भी होते हैं जिन्हें नगर पालिकाएं अपने हाथ में ले सकती है, चाहे तो जैसे उद्धार गृह बनाना, अनाथालय बनाना, है ना, कम आय वर्ग के लिए घर बनाने का काम हो जाएगा जहाँ फरजाना जैसे लोग रहेंगे,
है ना, अभिनंदन आयोजित करना, इलाज की सुविधा कराना, ये सारे ऐच्छिक कार्य होते हैं बच्चों जिनको वो कर सकते हैं। नगर पालिका की तुलना में नगर निगम बच्चों ज़्यादा काम करती है, और बड़े बड़े शहरों में नगर निगम होता है, दिल्ली, मुंबई, बड़ौदा, पुणे, अहमदाबाद, ये सब नगर निगम में होता है। ये बड़े बड़े काम करते हैं, जैसे सार्वजनिक पार्क खोलते हैं जिसका बच्चे इस्तेमाल करते हैं, खुले स्थलों सहित चिड़ियाघर, दूध, बिजली आपूर्ति के लिए जाने जाते हैं। तो ये सभी कार्य यहाँ पे किया जाता है। अगला प्रमुख आता है बच्चों शहरी स्थानीय निकाय, ये सब काम करती है। तो ये वित्तीय संसाधन कहाँ से जुटाती है? तो नगर निगम और नगर पालिकाएं कानून के लिए प्रावधान के अनुसार अनेक प्रकार के स्रोत से अपने वित्त संसाधन जुटाते हैं, जैसे करों के द्वारा, शुल्क के द्वारा, जुर्माने, नगर पालिका उद्यम जैसे भूमि, तालाब, बाजार, दुकान इत्यादि से होने वाली जो आय होती है ना, उनको सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये निकाय राज्य सरकार से भी अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, यानी लेती हैं। शहरी निकायों द्वारा एकत्रित किए जाने वाले कुछ कर एवं शुल्क हैं, जैसे संपत्ति कर लगाती है बच्चों, जल कर लगा देगी, सीवर कर लगा देगी, अग्नि कर, वाहन, पशु, थिएटर, सिनेमा हॉल, इन सब पे क्या करते हैं, चुंगी कर, ये सब लगाया जाता है। और नगर निगम के आय के प्रमुख बच्चों स्रोत यही है। आपको ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना, प्रश्न आएगा स्थानीय शासन के कार्य क्या चीज़ हैं और इनके आय के क्या क्या स्रोत हैं, और 74वें संविधान संशोधन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद बच्चों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे दिल्ली और मुंबई जैसे महानगर में नगर निगम और उनकी शहरी स्थानीय निकाय होते हैं। स्थानीय निकाय में अब 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। राज्य चुनाव आयोग जो है नगर निगम और नगर पालिकाओं का चुनाव कराती हैं। स्थानीय शहरी निकायों का सामान्यतः कार्यकाल 5 साल का होता है, और नगर निगम के प्रशासनिक मुखिया को निगम आयुक्त के नाम से जाना जाता है। साथ ही में बच्चों देश शहरी स्थानीय निकायों का एक अनिवार्य कार्य है तो पीने के पानी की आपूर्ति कराना। देश शहरी स्थानीय निकाय की आय का मुख्य स्रोत है, तो संपत्ति पर लगने वाला कर जो है स्थानीय निकाय की आय का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। अभी तक हम बच्चों शहर के बारे में पढ़ रहे थे, अब हमारा आएगा गांव के बारे में, यानी पंचायती राज व्यवस्थाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं पुराने टाइम से ही कहा जाता है कि पंच में भगवान बसते हैं या पंच ही परमेश्वर होते हैं, है ना। महात्मा गांधी के द्वारा भी पूरी उत्साह से इन पंचायती राज व्यवस्था को बच्चों समर्थन किया गया था। गांधी जी बच्चों हर तबके की ताकत और तृणमूल लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। वे सिर्फ ग्राम पंचायत से ही संभव हो सकता था, यानी महात्मा गांधी जी का मानना था कि अगर एक ग्राम यानी कि गांव जो है अपने आप में शक्तिशाली आत्मनिर्भर रहेंगे, जब भी देश का विकास हो जाएगा। तो गांधी जी शक्तियों के बच्चों विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे। विकेंद्रीकरण मतलब शक्तियाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार से लेकर स्थानीय सरकार को देना। तो पंचायती राज का महत्व क्या है बच्चों? ब्रिटिश राज के अंतर्गत अदालतें, कानून और राजस्व संग्रह की नई व्यवस्था के कारण पंचायतों की पुरानी व्यवस्था और सम्मान जो है समाप्त तो हो गया था। धीरे धीरे वो लोग अदालतें लेकर आ गई थी। यद्यपि बच्चों स्वतंत्र भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और संघीय और राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठन करने की शक्तियां दे दी गई थी, जो उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो। लेकिन अब बच्चों उन्हें संवैधानिक दर्जा दे दिया है। 1993 को 24 अप्रैल 1993 को बच्चों पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके पीछे बच्चों बहुत सारी समिति, कमेटी और कई सारे संशोधन को जो है प्रस्तावित किया गया था। सबसे पहले बच्चों 1952 में तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम बच्चों कब आया? 1952 में। इसके तहत कहा गया कि हम शक्तियों का बंटवारा स्थानीय निकाय में करेंगे। 1957 में बच्चों एक महत्वपूर्ण कदम जब उठा, जब बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में आई बच्चों, और इसने त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था की मांग की। त्रिस्तरीय मतलब बच्चों ग्राम में ग्राम पंचायत, ग्राम में क्या होगी बच्चों? ग्राम पंचायत। उसके बाद में ग्राम के बाद आता है पंचायत मंडल या खंड में पंचायत समिति, और अगला आता है हमारा बच्चों जिला में जिला परिषद, और जिला परिषद का मेन कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। 1957 की कमेटी 1959 में बच्चों सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान में लागू किया गया, और राजस्थान में भी उसका एक जिला है बच्चों, उसका नाम है नागौर में लागू किया गया।
बलवंत राय महती समिति 1957 में पंचायती राज में त्रिस्तरीय ढांचे में लोकतांत्रिक विकेंद्री के लिए सुझाए गए सुझाव दिया गया था। जिला स्तर पे जिला परिषद बच्चों, ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक समितियां, पंचायत समिति, गांव के स्तर पे ग्राम पंचायत, तो ये मैंने आपको बता दिया। बलवंत राय मेहता कमेटी को पंचायती राज के प्रतिरूप का पहला 1959 में राजस्थान, और राजस्थान के भी कहाँ पे बच्चों, नागौर में लागू किया गया। बाद में बच्चों सरकार के द्वारा पंचायती राज की समीक्षा के लिए कई सारी समिति बनाई गई थी, जिसको हम AGLP के नाम से याद कर सकते हैं। A फॉर बच्चों अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति, LM सिंघवी समिति और PK थुंगन समिति। PK थुंगन समिति ने बच्चों 1989 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाया। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी 77 में आई बच्चों, 78 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। इस कमेटी का मानना था कि पंचायती राज में ग्रामीण लोगों में राजनीतिक जागरूकता इसने पैदा किया था। लेकिन इस कमेटी ने कहा था कि त्रिस्तरीय के बजाय द्विस्तरीय यानी 2 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों एक महत्वपूर्ण कदम, संवैधानिक कदम उठाया जाता है, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन बच्चों 1993 को लागू हो गया था। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसके अंदर टोटल बच्चों 29 विषय को शामिल किया गया। 73वां संविधान संशोधन बच्चों गांव से रिलेटेड है, और जो 74वां संविधान संशोधन था वो शहर से रिलेटेड था। तो 92 में अधिनियम आया। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की, सशक्तिकरण और कार्य प्रणाली के लिए बच्चों संवैधानिक प्रावधान किए। इसमें कई 2 प्रकार के प्रावधान थे बच्चों, एक वही ऐच्छिक प्रावधान और एक थे बच्चों अनिवार्य प्रावधान। तो हम इन दोनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ग्राम सभा का गठन किया था। जिला, ब्लॉक, ग्राम स्तर पर पंचायती राज को त्रिस्तरीय ढांचों में बांटना था, यानी ग्राम सभा बनाना था। और ग्राम सभा के सदस्य कौन होते बच्चों, गांव के वयस्क, और वयस्क जिनकी उम्र 18 वर्ष हो जाती है। तो सबसे पहला तो इन्होंने क्या किया था, ग्राम सभा बनाया था। दूसरा बच्चों 3 स्तरीय बनावट की थी, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। इसके साथ साथ ही बच्चों सभी पदों का सीधे यानी प्रत्यक्ष चुनाव होगा, और चुनाव हर 5 वर्ष में होगा। यदि चुनाव में कोई धांधली है बच्चों तो 6 माह के अंदर दोबारा चुनाव कराएगा। पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है। जिला और ब्लॉक स्तर पर अध्यक्ष यानी चेयरमैन पद का चुनाव लेकिन अप्रत्यक्ष होगा। पंचायती राज में अनुसूचित जाति जनजाति को सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा, और महिलाओं के लिए बच्चों फिक्स 1/3 आरक्षण रखा गया है। प्रत्येक राज्य में पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कराने के लिए एक राज्य चुनाव आयोग का भी गठन किया गया है, और पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल बच्चों 5 वर्ष का है। इससे पहले यदि विघटन होती है तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होगा। प्रत्येक राज्य में एक राज्य वित्त आयोग को भी बनाया गया है, यानी हर 5 वर्ष में इसका गठन किया जाएगा। ऐसा ही बच्चों 74वें संविधान संशोधन में भी किया गया है। अगला बच्चों पंचायती राज की संरचना। मैंने बताया था बच्चों पंचायती राज में गांव में क्या होता है बच्चों, ग्राम पंचायत होती है, गांव में ग्राम पंचायत। जिला खंड या तालुका में बच्चों होती है पंचायत समिति, लेकिन ये पंचायत समिति बच्चों अनिवार्य नहीं है, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहेगी वहाँ पे होती है। जिला में आता है बच्चों जिला परिषद, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके 3 स्तर होते हैं। 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर में छूट दे दी जाती है। राज्य विधानसभा और संसद का भी जिला और मध्यवर्ती स्तर पर प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है यदि राज्य बतलाना चाहे तो। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष यानी सरपंच को ब्लॉक और जिला स्तर की पंचायत में भी सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया है। इनका कार्यकाल बच्चों मैंने आपको बताया है कि कार्यकाल क्या होता है। किसी भी पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन कोई पहले भंग हो जाती है बच्चों तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। पंचायत की शक्तियां और दायित्व क्या है बच्चों, तो उन्हें आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने का दायित्व सौंपा गया है, क्योंकि ये निचले स्तर पे बच्चों जनता से रूबरू होती हैं। इसमें बच्चों 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और इसमें कुल 29 विषय है जिस पे वो कानून बनाएगी। जैसे कृषि हो गया, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा हो गई बच्चों, स्वास्थ्य, सफाई, ग्रामीण आवास, कमजोर वर्गों का कल्याण, इन सभी से रिलेटेड नीतियां बच्चों पंचायती राज्य बनाने
बनाने की शक्तियाँ उसके पास है। वन क्षेत्र हो गया इत्यादि इस प्रकार के अन्य विषय या आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाई उनके द्वारा जा सकती हैं। पंचायती राज के 3 स्तर बच्चों, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होता है, उसमें ग्राम सभा होते हैं। सभी वयस्क बच्चों ग्राम सभा के यानी 18 वर्ष से जो ऊपर के होते हैं वो क्या होते हैं, भाग लेते हैं। उसके बाद आता है बच्चों ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत देश में पंचायत का सबसे निचला होता है बच्चों ग्राम पंचायत। उसके बाद आता है बच्चों पंचायत समिति, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ पंचायत समिति होती है। और अगला आता है बच्चों जिला स्तर पर जिला परिषद। तो जिला स्तर पर जिला परिषद पंचायती राज का सबसे ऊंचा स्तर होता है। इस संस्था के अलग अलग सदस्य बच्चों प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, जिनकी संख्या एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग अलग होती है, क्योंकि ये जनसंख्या पर निर्धारित करती है। जिला परिषद के बच्चों चेयरपर्सन, जिसे अध्यक्ष भी कहा जाता है, को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों में से ही अपने आप में चुना जाता है, उसी को हम अध्यक्ष कहते हैं। वाइस चेयरमैन या उपाध्यक्ष भी इसी प्रकार से चुना जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के बच्चों क्या क्या कार्य हैं, तो ग्राम पंचायत के कार्य बच्चों कुछ ग्राम पंचायत के अनिवार्य और ऐच्छिक कार्यों में बांटा गया है, जैसे सफाई करना, सार्वजनिक सड़कों का निर्माण करना, कुओं का निर्माण करना, गलियों में प्रकाश की व्यवस्था करना, सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगाना, पशु प्रजनन केंद्र स्थापित करना, ये सारे कार्य ग्राम पंचायत के हैं। उसके बाद बच्चों पंचायत समिति के कार्य आते हैं, तो भूमि सुधार, पानी के संग्रहण का विकास, तकनीक और व्यावसायिक शिक्षा इत्यादि जैसे कार्य सौंपे गए हैं। इसका अर्थ है कि पंचायत समिति को निश्चित परियोजनाओं पर पैसा खर्च करना होता है। जिला परिषद के कार्य क्या होते हैं, तो जिला परिषद जिले की पंचायत समितियों को आपस में जोड़ती है और उनकी गतिविधियों में तालमेल बिठाने का काम करती है। पूरे जिले के विकास की कार्यों का देखभाल जिला परिषद ही करती है, जैसे भूजल संसाधनों के दोहन, ग्राम में विद्युतीकरण को बढ़ावा देने के लिए रोजगार प्रदान करना, ये सारे सड़कें बनाने और सार्वजनिक कार्यों को अपने हाथ में लेती है। महिलाओं और बच्चों के कल्याण इत्यादि का भी कार्य जिला परिषद कर सकती है। इसके साथ ही जिला परिषद में बच्चों केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए कार्यों को भी करती है। उदाहरण के लिए जवाहर रोजगार योजना केंद्र द्वारा प्रायोजित एक बड़ी योजना है, जिसके लिए पैसा सीधे इसी को दिया जाता है। इसका उद्देश्य रोजगार के अवसर सभी को उपलब्ध कराना है। तो ग्राम पंचायत के कार्य, जिला परिषद के कार्य, पंचायत समिति के कार्य लगभग समान है, आपको ये याद करने हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। तो पंचायती राज की अवधारणा की पैरवी महात्मा गांधी ने की थी। जैसा कि आप जानते हैं कि वो सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे। त्रिस्तरीय प्रणाली की सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी जो समिति जो कि 1957 में आई थी, 1959 में बच्चों राजस्थान में लागू हुई थी। पंचायती राज का मध्यवर्ती स्तर पंचायत समिति है। 73वें संविधान संशोधन स्थानीय निकाय के वित्त को नियमित करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। पंचायती क्षेत्रों में विकास की गतिविधियों में तालमेल करने के लिए खंड विकास अधिकारी उत्तरदायी होता है। तो ये एमसीक्यू बच्चों आपको याद करना है, ये आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और ये पूछ लिए जाते हैं। सबसे हार्ड बच्चों ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बच्चों डेस्क प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतीक है, ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। पंचायत समितियों के अध्यक्ष डेस्क के पदेन सदस्य होते हैं जिला परिषद के। पंचायतों के आय के स्रोत बच्चों कहाँ से यानी ये कैसे काम करते हैं, तो पंचायतें अपना काम तभी प्रभावशाली ढंग से करेंगी बच्चों जब उनके पास पर्याप्त रूप में वित्तीय संसाधन होंगे। पंचायतें मुख्यतः राज्य सरकार के अनुदान पर भी निर्भर रहती हैं। साथ ही साथ में वो राज्य सरकार द्वारा लगाए गए या एकत्रित किए गए टैक्सों, शुल्कों, प्रवेश कर और में उनमें हिस्सा भी ले सकती हैं। आइए हम देखें कि पंचायतें अपने पास कार्य करने के लिए संसाधन कहाँ से जुटाते हैं। जैसे ग्राम पंचायत हो गया बच्चों, तो अधिकांश टैक्स लगाने की शक्ति ग्राम पंचायत के पास ही होती है। जैसे गृह कर लगा देती है पशु पे, अचल संपत्ति पे, व्यावसायिक फसलों पे, पानी निकासी टैक्स, गांव में बेचे गए उत्पाद घरों पे, इन सभी पे टैक्स लगाने का क्या काम करती है, कौन करती है, ग्राम पंचायत करती है। ग्राम पंचायत को उनकी खुद की संपत्ति जैसे मैदान, चारागाह, जंगल, इन सभी से भी आय आता है। तो ये ग्राम पंचायत के द्वारा जो है आय के स्रोत हैं। अगला पंचायत समिति। पंचायत समिति द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं पर टैक्स लगा सकती है, जैसे पेयजल अथवा सिंचाई के लिए पानी, प्रकाश, इन सभी पे भी, पुल पे भी पंचायत समिति टैक्स लगा सकती है। सार्वजनिक सड़क और सारी भूमि अथवा सरकार द्वारा स्थानांतरित संपत्ति, ये सभी सम्मिलित होती हैं। टोल टैक्स बच्चों उनसे लिया जाता है जो किसी सुविधा का प्रयोग करते हैं
इसलिए किसी पुल पर से गुजरने वालों पर एक नाममात्र की राशि पुल के टोल टैक्स के रूप में ली जाती है। जिला परिषद भी टैक्स लगाने का बच्चों अधिकार रखती है जी। वे राज्य सरकार से अनुदान भी प्राप्त करती हैं। धर्मार्थ संस्थाओं दान प्राप्त कर सकती है और ऋण भी ले सकती हैं। पंचायती राज को क्या मूल्यांकन पूछता है बच्चों कि हमारे वहाँ पे मुख्य कारण बच्चों प्रशासन का राजनीतिकरण, निर्वाचित संस्थाओं में अपराधियों का प्रवेश, भ्रष्टाचार, जातीय वर्गीय विभाजन, जन कल्याण और इस ऊपरी स्वार्थ के कारण पंचायती राज का अस्तित्व बच्चों खतरे में पड़ सकता था। लेकिन 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है और आज हमारे वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण बच्चों ग्राम सभा में देखने को मिलता है। साथ ही साथ में महिलाओं को बच्चों 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई। इनका कार्यकाल बच्चों फिक्स कर दिया गया 5 वर्ष। यदि उससे पहले भंग होता है तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। साथ ही साथ में SC और ST अनुसूचित जाति और जनजाति को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण भी प्रदान किया गया है। तो ये था बच्चों हमारा पंचायती राज वाला मूल्यांकन। ये पूरा चैप्टर था स्थानीय शासन। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, गोबर कूड़ा जानवर के मृत शरीर के विक्रय से आय कौन प्राप्त करता है? ग्राम पंचायत। टोल टैक्स क्या है? तो मैंने बताया पुल या सड़क का प्रयोग करने पर जो हम टैक्स देते हैं उसे टोल टैक्स कहते हैं। कमीशन एजेंटों दलालों पर टैक्स कौन लेता है? जिला परिषद लेती है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का उद्देश्य क्या चीज़ था? ताकि गांव में सामाजिक ढांचे को बदलने के लिए ऐसा किया गया था। स्वशासित संस्थाओं के रूप में पंचायत अपनी भूमिका पूरी करने में क्यों अक्षम है? संसाधनों की उसके पास कमी है। कौन सी संस्था लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी का सुनिश्चित कर सकती है? ग्राम सभा। महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, स्थानीय शासन किसे कहते हैं? तो गांव और जिले के स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। 74वां संविधान संशोधन द्वारा लागू किए गए मुख्य सुधार तो आप बता सकते हैं त्रिस्तरीय बनावट हो गया, कार्यकाल सुनिश्चित कर दिया गया, राज्य वित्त आयोग हो गया बच्चों, है ना, राज्य चुनाव आयोग हो गया कार्यकाल के बारे में, और 5वां आरक्षण व्यवस्था की गई। उसके बाद में बच्चों शहरी स्थानीय निकाय के प्रमुख कार्य बता देना। शहरी स्थानीय निकाय की आय के महत्वपूर्ण स्रोत क्या क्या है मैंने बताया है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे को संक्षेप में बताना है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के बारे में। 73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषता जो 74वां है वही 73वां है। बलवंत राय मेहता कमेटी और लोकतंत्र की आधारभूत संस्थाओं के रूप में पंचायत की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन भी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद बच्चों।